गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज फिर क्लास में, और आज नए सेट के साथ मौजूद हूं आप लोगों के बीच। और आज के क्लास में जो सेट होगा वो है 20 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है और लैंग्वेज टू संस्कृत है। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इसमें। चलिए, क्वेश्चन जो ये है 20 जनवरी का सेट है, 21 नहीं है। 20 जनवरी 2022 का ये सेट आप लोगों के बीच। और इसका पहला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु कह विधि सर्वोत्कृष्ट अस्ति। भाषा शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे अच्छी है। इसके कथन में कहा गया है कि भाषण काले यानी बोलने के समय में ही छात्रों को क्या करना चाहिए, संशोधित करना चाहिए। जबकि जानते हैं कि शिक्षण में भाषा बोलते समय या फिर लिखते समय छात्र को उसी टाइम पर बीच में संशोधित करना उचित नहीं माना जाता है। तो ये कथन संशोधितव्य तत्काल में वाला हो गया, यानी बिल्कुल बच्चा जब एक्शन कर रहा होता है यानी जब चीजों को बोल रहा होता है या लिख रहा होता है तो उसी एट ए टाइम उसका संशोधन नहीं करना चाहिए। बाद में उसकी त्रुटियों का विश्लेषण करते हुए उसका उपचार करना चाहिए, उसका संशोधन बाद में होना चाहिए। तो ये एक तरह से गलत कथन है। भाषण के काल बोलने के समय में इसका संशोधन नहीं होगा। संशोधनस्य कार्यम संपूर्ण कक्षायाम क्रियाकलाप रूपे च कर्तव्यम येन जो कहता है कि संशोधन जो होना चाहिए वो क्रियाकलाप के रूप में यानी एक्टिविटी के रूप में करना एक कर्तव्य है जी। तो यहाँ पर ये संशोधन करना क्रियाकलाप के रूप में भी नहीं है। संशोधन तब होगा जब जरूरत होगी और विश्लेषण करने के बाद संशोधन किया जाएगा। तो एक तरह से ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कहता है छात्राणाम त्रुटिनाम संशोधनम कदापि न करनीयम। कदापि न करनीयम का तो कोई सवाल ही नहीं होता। संशोधन करना है, लेकिन उस गलतियों को विश्लेषित कर लेने के बाद, उस गलतियों को जान लेने के बाद, जब बच्चा उसको पूरी तरह से अपने कथन को पूरा कर चुका होगा, उसके बाद उसको बताना है कि ये चीज विश्लेषित होगी और उसमें गलतियां क्या है और उसका फिर सुधार करना चाहिए। तो कदापि ना करनियम, कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। गलती का सुधार तो किया ही जाता है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अध्यापकस्य कर्तव्यम अस्ति यत् स त्रुटीनां विश्लेषणं कुर्यात्। अध्यापक का कर्तव्य यानी अध्यापक की ड्यूटी है, अध्यापक इसके लिए आवश्यक एक मान सकते हैं। अध्यापक त्रुटियों, बच्चों की गलती का क्या करता है, पहले विश्लेषण करता है। जब छात्र कोई कार्य कर रहा होता है तो हर कार्य को ठीक ठीक नहीं करेगा। वो उस कार्य में क्या करेगा, पढ़ते हुए उच्चारण में गलती करता है, लिखते हुए लेखन कौशल लेखन में गलती करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लिखते टाइम मान लीजिए कि हमें दिख गया कि वो गलती कर रहा है, तो उसको पहले लिखने देना है पूरी तरह से। पढ़ रहा है तो पूरी तरीके से क्या करना है, पढ़ने देना है, और उसके बाद उसके त्रुटियों का विश्लेषण करेंगे। उस टाइम पर हम ऑब्जर्व करते रहेंगे कि ये चीज तो ये गलत किया है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसका कार्य पूरा हो जाए तो तासाम प्रकारम जानते हैं, उसके गलतियों के प्रकार को हम क्या करेंगे, जानते जाएंगे। उसके बाद त्रुटिनाम क्षेत्रम स्पष्टम कृत्वा पुनः अध्यापयत। उनकी गलतियों को जानने के बाद उसे पुनः अध्यापित यानी पुनः उसको रिमेडियल करना है, रिमेडियल टीच करना है। यानी पहले डायग्नोस करना है, देन उसके बाद आप उसको रिमेडियल टीच करेंगे। तो यही इसका राइट आंसर है कि अध्यापन में सबसे उपयुक्त बात जो है, सर्वोत्कृष्ट बात जो है, वो लास्ट ऑप्शन 4 नंबर में मिलता है। और वो कहता है कि अध्यापक का कर्तव्य है कि त्रुटियों का पहले विश्लेषण करे, उसके बाद क्या करे, तासाम प्रकार जाने, तुम उसके त्रुटि को जाने और उसका क्या करे, पुनः से ठीक कराए, उसकी गलतियों को पुनः ठीक कराए। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि श्रवण पद्धतिया भाषा शिक्षण से प्रक्रिया निम्नलिखित विशेषम वलम दत्तम। श्रवण पद्धति यानी सुनने पर आधारित है, उसमें भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से विशेष बल देता है। पहला कहता है कि भाषा वास्तविक जीवन से प्रसंग आने, भाषा के वास्तविक प्रसंग को जीवन में क्या करना, स्वीकार करना या लाना। आनियम आनेयम शब्द का मतलब लेकर आना।
स्वाभाविक रूपे परिवर्तितुम भृशम। भृशम शब्द अत्यधिक के लिए होता है, अभ्यास करना। अत्यधिक क्या कराना? अभ्यास कराना। लेकिन यहाँ श्रवण पद्धति से क्वेश्चन है और भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में विशेष बल देता है। तो ये जो कहीं ना कहीं है अत्यधिक अभ्यास की बात, अभ्यास तो होता है, सामान्य स्तर पे अभ्यास की बात करते हैं, भृशम की नहीं और न्यूनम की बात नहीं करते हैं। तो भृशम शब्द यहाँ कहीं ना कहीं अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। लक्ष्य भाषाया एव प्रयोग मातृभाषाया त्याग च। अब ये शब्द नेगेटिव बना देता है। मातृभाषा का अगर त्याग कर दें, मातृभाषा को त्यागना मतलब छोड़ देना है, छोड़ देने के कंटेंट में मातृभाषा का प्रयोग और उसका त्याग कर देना, यानी भाषा लक्ष्य भाषा का प्रयोग करना है और मातृभाषा का त्याग कर देना। जबकि कॉन्सेप्ट डेवलप जब होता है तो पहले सबसे पहले मातृभाषा का ही कॉन्सेप्ट यानी प्रथम भाषा का ही बच्चों में कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो इसका त्याग तो संभव ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव कथन है। लास्ट में कहता है लक्ष्य भाषा या अनुवाद, ये अनुवाद विधि के लिए चीजें कह दिया। तो ये श्रवण पद्धति में जो सबसे उपयुक्त आंसर बनेगा वो बनेगा 1 नंबर, भाषा वास्तविक जीवन के प्रसंग में उसको क्या लेकर आना, उसमें उसके साथ जोड़ना। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा वो 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षक रूपे अस्माभि साफल्येन शब्दकोश से प्रयोग कर्तव्य। हम भाषा शिक्षक के रूप में हमारी उसकी भाषा को पढ़ाने में, सफल रूप से पढ़ाने में शब्दकोश का प्रयोग क्या है? हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। शब्दकोश से प्रयोगम, शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित के लिए, प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि ठीक है? पहला कहता है भाषा के अंगों का क्या करना? अन्वेषण। अंग जो हो गए वो लिखित, मौखिक, सांकेतिक भी हो सकते हैं। फिर भाषा को तो ये है उनके अंगों को क्या करना? खोजना। साथ में यह है संदर्भानुकूल शब्दार्थ चयन करना, संदर्भ के अनुकूल शब्दार्थों का क्या करना? चयन करना। तो संदर्भ जो होता है वो प्रसंग के अनुकूल चलता है और उससे संबंधित शब्दों का क्या करेंगे? यहाँ पर चुनेंगे। तो नेक्स्ट कहता है शब्दस्य उच्चारणम, शब्द का क्या करना? उच्चारण। तो भाषा शिक्षक के रूप में शब्दकोश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उच्चारण की बात नहीं कर रहे हैं। चौथे नंबर में कहता है प्रत्येक नवीन शब्द है, ठीक है, प्रत्येक नवीन शब्द के लिए क्या? अध्यापक को एक अप्रोच, उपगम, अध्यापक की ओर जाना, गमन करना, के समीप जाना या फिर साधन के रूप में देखना। तो कहीं ना कहीं हर शब्द के लिए जब शब्द को सहायक है तो फिर अध्यापक की ओर जाने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बनता। तो यहाँ पर जो उपयुक्त है वो है 2 नंबर, संदर्भ के अनुकूल, यानी संदर्भ के अनुसार क्या करना? शब्द अर्थ का चयन करना। और ये कहाँ से संभव है? शब्दकोश से। यहाँ पर जब जो चीज जरूरत होती है शब्दकोश से वो चीज देख लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं संदर्भ के अनुकूल जो शब्द प्रयोग किया गया उसके आधार पर अर्थ को चयन करते हुए यहाँ शब्दकोश का प्रयोग होता है। तो प्रोत्साहन इसी तरह मिल देगा कि संदर्भ के अनुकूल चीजों को देखने के लिए शब्द यहाँ पर उस शब्दकोश को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राइट वाला आंसर है वो 2 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखितेषु प्रामाणिक श्रवणस्य किम उदाहरणम। प्रामाणिक श्रवण इसको कहते हैं जो ऑथेंटिक बात है, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो एक बार हो गया वो सिर्फ उसे ही सही माना जाएगा। तो प्रामाणिक इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। यहां पर कहता है उच्च पठनम, उच्च मतलब लाउडली, ऊंचे आवाज में जो तेज जोर से बोला गया उसके लिए पठन। तो पठन में लाउडली जब एक ही स्वर में हम नहीं पढ़ते, उतार चढ़ाव होता रहता है, परिवर्तित स्वर में भी कभी उसको पढ़ा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रामाणिक स्तर की बात नहीं कर सकता। कथा का श्रवण, कथा को, एक ही कथा को कई तरीके से सुना जाता है, कई बदलाव होते हैं, कई शब्दावली अलग प्रयोग में आ सकती हैं। तो कथा का जो श्रवण होता है ये भी प्रामाणिक नहीं है। अब ये थर्ड देखा जाए रेडियो प्रसारणम,
रेडियो का प्रसारण यानी रेडियो पे जो भी प्रोग्राम आता है जिसकी उसकी रिकॉर्डिंग होती है और वो हमेशा प्रामाणिक होगी, क्योंकि रेडियो पे जो प्रसारण किया जा रहा है वो सभी जगह एक जैसा सुनाई देता है, और बाद में भी उस रिकॉर्डिंग को अगर मान लीजिए सुना जाए तो वो उसी अवस्था में सुनाई देगा, उसी वे में सुनाई देगा, उन्हीं शब्दावलियों के साथ सुनाई देगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो रेडियो का प्रसारण होगा, जो कि प्रामाणिक सामग्री के प्रामाणिक श्रवण सुनने के अर्थ में प्रामाणिकता में इसको देखा जाएगा। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है। गायनम में भी उतार चढ़ाव होता रहता है, लय सुर का परिवर्तन अपने व्यक्ति विशेष और गायक के हिसाब से बदलता रहता है, तो ये भी प्रामाणिक नहीं हो सकता। तो एग्जैक्ट राइट आंसर 3 नंबर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का ज्ञान डैश व्याकरण डैश ज्ञान कर्तव्य ज्ञान कराना कर्तव्य ज्ञानम कर्तव्यम। कहता है कि हमारा भाषा जब हम भाषा शिक्षण करते हैं तो उसमें भाषा में तो व्याकरण पढ़ाना अनिवार्य है। भाषा की समझ और शुद्धता तभी बच्चों में डेवलप हो पाएगी कि भाषा शुद्ध कैसे लिखा जाए या फिर पढ़ा जाए, ये व्याकरण हमें सिखाता है। तो व्याकरण जो है क्या ज्ञान कराता है, ऐसा क्या है कर्तव्य पढ़ाते हुए हमारे लिए ड्यूटी बनती है। पहला है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बोलते हैं जो दिखाई देती है चीज, अप्रत्यक्ष जिसको हमने नहीं देखा है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से यहाँ चीज संबंधित नहीं है, जबकि भाषा में व्याकरण का ज्ञान विस्तृत रूप से जब बच्चों को कराया जाता है, उसके नियम बताए जाते हैं, उसके उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उसके प्रयोग सिखाए जाए और प्रयोग करते हुए बच्चा व्याकरण ज्ञान को अच्छे तरीके से सीख लेता है, तो उसे विस्तार पूर्वक बताना चाहिए। संदर्भ के अनुकूल विस्तार पूर्वक व्याकरण शिक्षण किया जाना चाहिए, और यही इसका राइट ऑप्शन है, और ये 4 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निदानात्मक से है डायग्नोस, उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण हम पढ़ते हैं और ये सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये निदानात्मक से प्रश्न है, कहता है कि निदानात्मक परीक्षा या सफलता निम्नलिखित आश्रिता अस्ति, यानी निदानात्मक परीक्षण के लिए सफल होना निम्नलिखित पर आश्रित होता है या आश्रित है। कहता है काले शिक्षण, जिस काल में पढ़ाया जा रहा है यानी जिस समय पढ़ाया जा रहा है उस समय अधिगमस्य अंतराले च, अधिगम और उसके अंतराल में, या फिर व्याकरण के नियमों में। तीसरा कहता है निदानात्मक शिक्षण पाठ्य वस्तुनिच। उसके बाद कहता है अधिगम पर यानी निदानात्मक शिक्षण के द्वारा शिक्षण में या शिक्षण के द्वारा और पाठ्य वस्तु। चौथा कहता है अधिगम प्रक्रियायाम दोषानाम अभिज्ञानम। अब ये जो है यही राइट ऑप्शन है। देखिए निदानात्मक में हम ये करते हैं कि इनमें चीजों को त्रुटि जो छात्रों की त्रुटि होती है उसको जानते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं और उसे एकत्रित करते हैं। तो यही है निदानात्मक। यहाँ डायग्नोस है और डायग्नोस में आप देखते यही करते हैं कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान चीजों को क्या बच्चों के दोष को पहचानना, दोषों का वर्गीकरण करना, दोषों का क्या विश्लेषण करना। तो लास्ट ऑप्शन ही इसकी सही परिभाषा है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान दोषों को जानना, उसकी पहचान करना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है और यही इसकी सफलता का आश्रय है। तो ऑप्शन राइट जो है वो 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 और ये कहता है कि भाषा शिक्षण से कक्षायाम छात्र आत्मना स्वयं प्रथम भाषा अधिगम में काठिन्यम अनुभवती। अतः जब मान लीजिए कि भाषा शिक्षण में कि कक्षा में आत्मना यानी स्वयं यानी बच्चा एक प्रथम भाषा यानी गृह भाषा के बाद क्या अधिगम की भाषा में कठिनता का अनुभव करता है, तो इस परिस्थिति में क्या अनुभवती यत जो इसके कारण क्या हो सकते हैं। जब मातृभाषा सीखकर बच्चा आता है उसके बाद उसे अधिगम की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज विद्यालय में पढ़ाया सिखाया जाता है, तो इसका क्या कारण है जो जिसमें वो कठिनता का अनुभव करता है। तो ये 4 ऑप्शन से हमें इसमें से चुनना होगा कि कारण क्या है ऐसा जिससे कठिनता को दिखाया जा सकता है। पहला कहता है स्वभाव
स्वभाषा विद्यालय पठनम रुचिकरम ना भवति। कक्षा विद्यालय के अंदर शिक्षण जो है संदर्भ के अनुकूल चलता है, लेकिन उसको उस संदर्भों को रुचिकर बनाने का प्रयास शिक्षकों द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये है गलत बात है। तो आगे देखते हैं, विद्यालयस्य भाषा गृह भाषा तुलना औपचारिकी भवति, यानी विद्यालय की भाषा, यहाँ इतनी बात खत्म हो गई। विद्यालय की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज रह गई। गृह भाषा ये हो गई आपकी अनौपचारिक भाषा यानी मातृभाषा। दोनों तुलना में यानी घर की भाषा और विद्यालय की भाषा यानी तुलना दो में होती है, तो दो को यहाँ पर दिखाया गया, पहले विद्यालय की भाषा और दूसरी गृह भाषा। दोनों की जो तुलना की जाती है उनमें जो विद्यालय की भाषा होती है वो क्या होती है, औपचारिक होती है, लेकिन घर की भाषा अनौपचारिक होती है क्योंकि ये अर्जित होती है। तो इसलिए ये जो अंतर है, कठिनता है, वो इसलिए है क्योंकि औपचारिक और अनौपचारिक में भेद हो जाता है। क्योंकि जो चीज अनौपचारिक तरीके से सीखे गए उसका कोई ग्रामर नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, कुछ शब्दावली सीख लिया गया, वो सही कंटेंट में सीखा गया है कि नहीं सीखा गया है, ये सब जो है सवाल रहते हैं। और विद्यालय की भाषा जो होती है कोई ना कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज वहां चलता है, तो दोनों के बीच में तुलना करना, दोनों की शब्दावली को एक जगह करना, इन सब कारणों से, इन सब तथ्यों की वजह से क्या होता है, कठिनाई बच्चा अनुभव करता है, दोनों भाषा को जोड़ पाने में मुश्किल होती है उसे। तो ये सब कारण रहते हैं और इसलिए विद्यालय की भाषा और घर की भाषा दोनों की जब तुलना की जाती है तो विद्यालय की भाषा जो होती है वो औपचारिक होती है, इसलिए बच्चा कठिनता का अनुभव करता है। तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी और इसमें कोई ऑप्शन थर्ड कहता है कि छात्र स्वभाषाम जानति, छात्र अपनी भाषा यानी मातृभाषा को जानते हैं, अतः तस्या विद्यालय पठनम औचित्यपूर्णम नास्ति। तो पढ़ना तो औचित्यपूर्ण होता ही, औचित्यपूर्ण नहीं मानने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सा विद्यालय स्वभाषाम कठिनम मानते, स्वभाषा को वो बहुत आसानी से जानता है यानी मातृभाषा आसानी से जानता है, इसके कारण कठिनता थोड़े ना होगी। विद्यालय की भाषा जो है नहीं जानता है इसलिए उसे कठिनता होती है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो 2 नंबर होगा। नेक्स्ट है, कथा श्रवणे छात्र निम्नलिखित कार्य सहायता प्राप्नोति। कहता है कथा सुनने में छात्र निम्नलिखित कार्य की क्या करता है, सहायता करता है, निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता प्राप्त करता है। पहला कहता है अनुशासन पूर्वक आसन है। अनुशासन पूर्वक क्या, आसन में बैठे यानी अनुशासित होकर कक्षा में क्या करे, बैठ जाए। कथा सुनने के दौरान, कथा सुनने के दौरान अनुशासन पूर्वक क्या करे, बैठ जाए। कक्षायाम ध्यान लगना, कक्षा में ध्यान लगाकर या आलती पालती लगाकर बिल्कुल बैठ गया और वो क्या किया, कथा को सुनने लगा। तो ऐसे परिस्थिति में भी यहाँ पर सहायता नहीं हो सकती कथा सुनने में। कक्षायाम वातावरण आनंद अनुभूत, तो आनंद की अनुभूति है काव्य में, काव्य के परिप्रेक्ष्य में करते हैं क्योंकि वाक्य रसात्मकम काव्यम होता है, तो वहां आनंदानुभूति की बात चर्चा करेंगे। लेकिन कथा के अंतर्गत जो देखा जाता है बच्चा कल्पना शक्ति में डूबता है, चीजों को मतलब चीजों को बहुत डीपली जाके क्या करता है, सोचता है, कथा सुनते हुए उन चीजों की कल्पना करते रहता है कि क्या कहानी में कहा जा रहा है, क्या होता होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए सबसे ज्यादा उपयुक्त बात जो यहाँ पर कही गई वो ये है कि छात्रों में यानी तेषाम केशाम यानी छात्र, तो छात्रों में क्या, छात्रों में कल्पना शक्ति का क्या होता है, यहाँ विकास होता है और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में कहता है कि छात्राणाम लेखन योग्यता या मूल्यांकन सर्वोत्तम विधि अस्ति, यानी छात्रों के लेखन योग्यता का मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है। पहले देखिए, पहले कहता है पाठ्य पुस्तक अध्याय आश्रितम प्रश्नानाम। अब ये प्रश्न पत्रों के क्या करना, प्रश्न पत्रों के लिए उत्तर प्रदान करना, इसके मूल्यांकन हो सकता है लेखन योग्यता का। पूर्ण योग्यता मूल्यांकन यानी सत्रीय मूल्यांकन हो सकता है लेखन योग्यता से, लेकिन सिर्फ लेखन योग्यता का मूल्यांकन प्रश्न उत्तर देकर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। श्रुति लेख सुनने के आधार पे होता है, ये सामान्य बात है कि जो कहा गया वो सिर्फ लिख लिया, तो फिर बच्चे के अनुभव का लेखन, अनुभव आधारित चीजों का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट है स्वानुभवान लेखनम, ये उपयुक्त बात है।
लेखन में जब बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, कोई अनुच्छेद दे दिया गया और कहा गया कि आप अपने तरीके से, मान लिया कि हिमालय का अनुच्छेद दिया, कहते हैं कि इस पर लिखो, बच्चा अपने अनुभव के आधार पर जो हिमालय के बारे में सुना है, पढ़ा है, जाना है, किसी और से सुना है, उन सबका समावेश करते हुए लिखता है, तब जाके वो उसके सुंदर लेखन का, उसके व्याकरण का ज्ञान पता लगेगा, उसमें भाषा कौशल का पता लगेगा, शब्दावली का पता लग जाएगा, सब कुछ लगेगा। तो यहाँ पर स्वानुभव आधार पर जब बच्चा लिखेगा तो वो बेहतर आप यहाँ पर मूल्यांकन कर पाइएगा। लेखन योग्यता का मूल्यांकन यहाँ पर अपने बच्चा अपने स्वानुभव के आधार पर लेखन करेगा तो लेखन योग्यता का उचित मूल्यांकन हो पाएगा। राइट ऑप्शन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पूर्वम उदाहरण। अब यहाँ पर जो है थोड़ा अगर इसको चेंज करके देखेंगे, नियमान पूर्वम, अब इसको इस तरह अगर देखेंगे तो सही आंसर मिल जाएगा। अगर इस तरह नहीं देखेंगे तो पहले उदाहरण देकर फिर नियम पर जाएंगे तो आंसर यहाँ पर उपचाराता, ये सॉरी आगमन मिलता नहीं है। तो इसलिए ऐसे देखेंगे कि नियम को क्या करता है, पूर्व में देता है, फिर उदाहरण पूर्वक, पहले नियम देता है और बाद में क्या दिया, उदाहरण दिया, फिर उसके बाद शिक्षित्वा पढ़ाता है, तदनु तेषाम अभ्यासम क्रियते, और फिर उनका अभ्यास कराता है, यानी पहले नियम बताते हुए फिर उदाहरण देते हुए चीजों का क्या कराता है, अभ्यास कराता है। इयम पद्धति किम कथ्यते, यह पद्धति क्या कहलाएगी। तो हम सब जानते हैं कि पहले जब नियम स्थापित किया जाता है उसके बाद व्याकरण में जब उदाहरण दिए जाते हैं तो वो निगमन विधि कहलाता है, निगमन विधेय उपयोगिता कहलाएगा। जबकि उदाहरण पहले दिए जाए और बाद में नियम स्थापित किए जाए उसको आगमन विधि कहते हैं। तो यहाँ पहले नियम को देखेंगे और उसके बाद उदाहरण को देखेंगे तो उपयुक्त और सही आंसर हमें मिल पाएगा। अगर हम पहले उदाहरण तो देखते हैं और बाद में नियम को, तो आगमन विधि इसमें से कहीं पर आंसर नहीं मिलेगा और ये फिर आंसर देने में कठिनाई होगी। इसलिए पहले नियम को देखा जाए और बाद में उदाहरण को देखा जाए तो उपयुक्त आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्रियाकलापेषु व्याकरण नियमा रुचिकरेण स्पष्टेन विधानम च प्रस्तोतव्य। कहता है कि क्रियाकलाप के द्वारा व्याकरण नियमों को रुचिकर और स्पष्ट रूप से विधान किया जाना चाहिए, यानी उसके स्पष्ट तरीके से प्रयोग करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये है इससे यानी इसके द्वारा कहता है कि छात्र आंतरिक संरचना किसकी, भाषा की आंतरिक संरचना, यानी भाषा के विषय में जो चीजें उसको व्याकरण से संबंधित चीजें हैं कि प्रत्यय क्या है, शब्दावली का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ज्ञान क्या होता है, तो ये सब क्या है, भाषा की आंतरिक संरचना है, भाषा के अंदर जो बनावट है उसका ज्ञान कराता है हमें। तो व्याकरण में जो क्रियाकलाप वगैरह है उसके नियम, व्याकरण के नियम को रुचिकर और स्पष्ट तरीके से बताएंगे तो छात्र में भाषा की आंतरिक संरचना को क्या कर पाएगा, अच्छा जान पाएगा। और यही इसका राइट आंसर है कि छात्र व्याकरण के रुचिकर और स्पष्ट तरीके से उसका प्रयोग जब होता है तो वो आंतरिक संरचना को विशेष रूप से समझ पाते हैं। यहाँ दूसरे में सिर्फ संरचना की बात करता है, यानी भाषा की बनावट की बात करता है। तो ये सामान्य ऑप्शन था और ये राइट आंसर जो इसका है वो 1 नंबर है। लास्ट ये इसमें 3 और 4 कहता है। 3 में कहता है छात्र एतत् व्याकरण ज्ञानम कर्तव्य त्याज्यो। त्याज्यो का मतलब है, इसका मतलब है त्याग करना यानी छोड़ देना। तो छोड़ देना नेगेटिव पक्ष में आंसर है, जबकि यहाँ पॉजिटिव आंसर देना था। छात्र स्वकार्य से परीक्षणम कुर्यो, स्वकार्य से परीक्षण, यहाँ पर छात्र अधिगम के द्वारा अपने कार्यों का परीक्षण स्वयं नहीं कर पाता और उसके लिए मूल्यांकन वगैरह करना शिक्षक का दायित्व होता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बात पूरी नहीं है, बात ठीक नहीं है। तो अब सही वाला राइट आंसर जो है 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साहित्यस्य अर्थस। साहित्य में अर्थ का क्या होता है, एक स्तर होता है, एक ही स्तर होता है। एव का मतलब ही शब्द से है, एक ही स्तर होता है, 2 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं या बहुत सारे स्तर होते हैं। यहाँ पर साहित्य के बहुत सारे स्तर होते हैं जिसमें सांस्कृतिक विकास, शब्दावली भंडार, बच्चे को सामाजिक गतिविधियों के साथ परिवेश का ज्ञान कराना, ये सब चीजें क्या होती है, सन्निहित होती है। तो
साहित्य में जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो बहुत सारे स्तरों से रहता है, बहुत सारे स्तरों का इसमें अर्थ जुड़ा हुआ होता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो 4 नंबर है। नेक्स्ट कहता है भाषा या व्यवहारिका पक्ष, भाषा का व्यवहारिक पक्ष भाषा शिक्षण से प्रोन्नति प्राप्तवान। कहता है कि भाषा का व्यवहारिक पक्ष, यहाँ यहीं से आंसर हो जाएगा। भाषा के जो व्यवहारिक पक्ष होते हैं वो भाषा शिक्षण की प्रोन्नति यानी इसकी उन्नति के लिए कैसे प्राप्त होंगे। पहला कहता है वार्तालाप माध्यम, दूसरा कहता है सिर्फ संरचना करके यानी रचनात्मक तरीके से, दूसरा है निर्माणात्मक और पारंपरिक। ये दोनों सैद्धांतिक पक्ष रखते हैं, जबकि ये नीचे लास्ट वाला ये पारंपरिक यानी प्राचीन रखता है, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक सिर्फ व्यवहार स्तर पे वार्तालाप को कहते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया को कहते हैं। तो वार्तालाप यहाँ पर जो है राइट आंसर है व्यवहारिक पक्ष के साथ। तो यहाँ राइट ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, और 14 नंबर कहता है कि भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्र्या पठनाय अधिगमाय च प्रयोग कर्तुम शक्यते। अब ये जो है भाषा की कक्षा में हम क्यों करते हैं इसका प्रयोग, तो कह रहा है कि भाषा की कक्षा में साहित्य का, साहित्य यानी बच्चों को जो बाल साहित्य पढ़ाया जाता है उसमें कविताएं पढ़ाई जाती है, कहानियां पढ़ाई जाती हैं, सब कुछ होता है। तो इसमें इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग कर्तुम शक्यते, प्रयोग कर सकते हैं। अधिगम के दौरान इसको पढ़ाने में क्या प्रयोग कर सकते हैं, करने के लिए होता है। तो पहले कहता है भाषा कार्याणाम नव मतलब नवीन, नए शब्दों का भंडार के लिए। दूसरा कहता है नियमानाम पुनर्स्थापना, तो साहित्य से नियम तो बनाए नहीं जाते हैं, वो व्याकरण में नियम वगैरह होते हैं, वहां पर सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पर साहित्य में तो ऐसी कुछ नहीं होता। अधिगम में दुर्बलता ना, अधिगम में तो ये सबलता देता है ना, पढ़ने में। भाषा शिक्षण में क्या करता है, महत्वपूर्ण पक्ष होता है। तो ये दुर्बलता नाम तो दे नहीं सकता, यानी कमजोरी तो लाएगा नहीं, सबलता देगा, इसलिए ये नहीं होगा। उच्चारण से विकार से वाली बात नहीं, उच्चारण तो करते हैं, साहित्य का उच्चारण होता है, लेकिन विकार नहीं उत्पन्न कराता। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो भाषा के कार्य में नवीन शब्द भंडार यानी साहित्य पढ़ाते हुए बच्चों में नवीन शब्द ज्ञान वगैरह की बात की जाती है, और ये राइट ऑप्शन 1 है। लास्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, व्याकरण से अध्यापन विषय, व्याकरण के अध्यापन विषय किम कथनम सत्यम अस्ति। व्याकरण अध्यापन के विषय में क्या कथन सत्य है। कहता है अध्यापक स्व व्याकरण, अपने व्याकरण का ज्ञान वर्धित करते हैं, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। अब बच्चों के लिए व्याकरण का प्रयोग करना है कि शिक्षक अपना ज्ञान थोड़ी बढ़ाएगा। व्याकरण नाम पृथक विषय रूपेण, पृथक विषय रूप में नहीं, संदर्भ आधारित व्याकरण पढ़ाना है, अलग सब्जेक्ट के रूप में छात्रों को यानी प्राथमिक या माध्यमिक कक्षा के अंतर्गत चीजों को नहीं पढ़ाना है। तो इसमें पृथक करके व्याकरण को पढ़ाना उचित नहीं होता। आगे देखा जाए, व्याकरण संदर्भानुसारम पठितव्यम, व्याकरण को संदर्भ के अनुसार पढ़ाना चाहिए। लास्ट ऑप्शन कहता है जीवन से प्रत्येक क्षेत्र, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अध्यापकेन व्याकरण से निर्माणम कर्तव्य। प्रत्येक जीवन के जितने भी जहां जहां जाएंगे वहां अध्यापक उसके लिए क्या करेगा, व्याकरण के पक्ष या नियमों का क्या करता रहेगा, निर्माण। तो अपने आप में ये कथन पूर्ण रूप से गलत है। बच गया ऑप्शन 3, जब संदर्भ आधारित प्रक्रियात्मक ज्ञान के साथ व्याकरण का शिक्षण होता है तो वो प्रभावी माना जाता है। राइट ऑप्शन 3। तो ये था आज के लिए आपका सेट, और ये था आज आपके लिए 20 जनवरी 2022 का सेट, जो पेडागोजी था आपके लिए। लास्ट के 136 नंबर से 150 नंबर तक का क्वेश्चन था आपके लिए। तो ये आज के लिए आज के इतना ही, क्लास फिनिश करते हैं। चलिए, थैंक यू।